नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां, अक्सर हम सभी लोगों ने देखा है कि आज के समय में जो केसेस फाइल किए जा रहे हैं, या तो वो बदला लेने के लिए या फिर झूठे केसेस फाइल किए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम एससी एसटी केसेस की बात करें, विमेंस की तरफ से लगाए गए छेड़खानी केसेस की बात करें, रेप केसेस के बारे में बात करें, या फिर इसी तरीके से मिलते जुलते, चाहे वो अपना मारपिटाई के 323-24 की मैं बात कर रहा हूं, इनकी बात करें, ये आजकल बेहद झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जिस इंसान के ऊपर केस फाइल किया जाता है, जिस इंसान के ऊपर एफआईआर फाइल की जाती है, उस इंसान की पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। बिकॉज उनके ऊपर केस लगा इस वजह से नहीं, बल्कि उनको कानून की जानकारी का अभाव था इसकी वजह से। क्योंकि दोस्तों, हमें कानून के अंदर कुछ ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जहां पर अगर आप लोगों के ऊपर एक झूठा केस, झूठी एफआईआर दाखिल की गई है, तो मात्र एक दिन के भीतर या फिर एक एडवोकेट के माध्यम से आप एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाकर अपनी तरफ से रिट फाइल करवाकर उस झूठे केस या एफआईआर को खारिज भी करवा सकते हैं। अब लोगों को इस चीज की तो जानकारी नहीं है। अब वो क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा केस लड़ने बैठ जाते हैं। इसी बीच उनके 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल खराब हो जाते हैं। उसके बाद उनके पक्ष में फैसला आता है। इसके बाद दोस्तों, लोगों को यह जानकारी भी नहीं है कि अगर उनके खिलाफ एक झूठा केस फाइल किया गया है, तो जिस इंसान ने उनके ऊपर झूठा मुकदमा दाखिल किया है, उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई करें। क्योंकि दोस्तों, अगर हम इंडियन पीनल कोड 1860 पर नजर डालें तो टोटल उसमें 23 चैप्टर है, जिसके अंदर 511 सेक्शन है। तो केवल 511 सेक्शन होने की वजह से आप लोगों को पता होता ही नहीं कि अगर आपके ऊपर झूठा केस लगाया गया है, तो सामने वाली पार्टी के ऊपर रेलिवेंट कौन कौन से सेक्शंस हैं जो लगाया जाए, जिनसे उनको ज्यादा से ज्यादा वहां पर सजा मिले। अब दोस्तों, आज की वीडियो में मैं ये पूरी जानकारी आप सभी लोगों को देने वाला हूं कि अगर आप लोगों के ऊपर झूठी एफआईआर या झूठा केस दाखिल किया जाए, तब उस स्थिति में आप क्या करें, और सामने वाली पार्टी के ऊपर किस तरीके से केस दाखिल करके आप उसको सबक जरूर सिखाएं, ताकि उसको पता लगे कि यहां पर यह गलती करके उसने कितना बड़ा नुकसान अपना करवा लिया है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से केवल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना कमेंट आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर कर ली जाए। जी हां, द लीगल क्लासेस बाय दीपक अंग्रीश। अब यहां पर जो कोई भी लॉ स्टूडेंट है, जो कोई भी लॉ फ्रेश ग्रेजुएटेड है, जो यहां पर जुडिशियल एस्पिरेंट है, या फिर वो स्टूडेंट या फिर वो व्यक्ति जो लॉ को और डीपली समझना चाहते हैं, मैंने उन सभी लोगों के लिए एक नया लॉ यूट्यूब चैनल भी क्रिएट किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वहां पर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना है। वहां पर मैं लॉ के प्रोविजंस आप लोगों को और डीपली बताता हूं। नाउ, अब हम बात करते हैं अपनी आज की वीडियो के बारे में। देखिए, आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से मैं समझाता हूं और एंडिंग तक आपको समझाया जाएगा कि आपको एक एक स्टेप क्या लेना है। देखिए, जैसे ही आपको पता लग जाए कि भाई आपके खिलाफ कोई झूठी फाइल की गई है, आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर, झूठा केस दाखिल किया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यह चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एफआईआर के बारे में, उसके बाद केस के बारे में। देखिए, एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो आपके नजदीकी थाने के अंदर दाखिल की जाएगी। नाउ, अगर आपके नजदीकी थाने में आपके अगेंस्ट में एक झूठी एफआईआर आई है, तो आपके खिलाफ उसी समय से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। देखने वाली बात यहां पर क्या रहेगी कि अगर आपके ऊपर जो झूठी एफआईआर की गई है, उन पर ऐसे सेक्शन जोड़े गए हैं जिनकी सजा 3 साल से ज्यादा है, चाहे 5 साल हो, चाहे 7 साल हो। जैसे कि 420 धोखाधड़ी का केस, चीटिंग का आता है, उसमें 7 साल की होती है। एक महिला लगा देती है 354 छेड़खानी का मुकदमा, उसमें भी 3 साल से ज्यादा सजा है। ये कुछ संगीन अपराध माने जाते हैं। यहां पर पुलिस के पास ऐसी पावर है कि वो बिना कोर्ट से आदेश लिए आकर आपको अरेस्ट कर सकती है। तो सबसे पहले आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अगर आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर हो गई है या फिर होने वाली है, तो आपको खुद से पुलिस को दूर रखना है। यानी कि आप अपने घर पर ना रहें। ये मैं आपको सही तरीके से बता रहा हूं, गलत तरीके से इस चीज को ना लीजिएगा, क्योंकि मैं केवल इंफॉर्मेशनल पर्पस से बता रहा हूं। आपको खुद को पुलिस की रीच से दूर रखना है।
जैसे ही आपको पता लग जाए कि आपके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हो गई है, आपको तुरंत एक एडवोकेट से संपर्क करना है और सेक्शन 438 के प्रोविजन के तहत, मैं बात कर रहा हूं सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके तहत एंटीसिपेटरी बेल के लिए कोर्ट में अप्लाई कर देना है। एंटीसिपेटरी बेल मतलब अग्रिम जमानत। कोर्ट में आपको सिंपल यही चीज दिखानी है कि जो आपके एडवोकेट साहब है वो कहेंगे कि भाई मेरे क्लाइंट के खिलाफ एक झूठा केस दाखिल किया है, झूठी एफआईआर दाखिल की है, जिसके अंदर पुलिस उन्हें अरेस्ट करने के लिए खोज रही है। नाउ इनको अग्रिम जमानत दे दी जाए ताकि ये कोर्ट के बाहर रहे, इनके ऊपर जो झूठा केस लगा हुआ है इनको अरेस्ट ना किया जाए, आगे आने वाली कोर्ट कार्रवाई में ये समय समय पर प्रेजेंट रहेंगे। इस तरीके से एक अग्रिम जमानत की दर्ज अर्जी कोर्ट में दाखिल की जाती है। नाउ जब आपने ये कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी तो दो चीजें होंगी, या तो आपको अग्रिम जमानत मिल जाएगी या फिर नहीं मिलेगी। अगर आपको अग्रिम जमानत मिलती है, आपकी परेशानी उसी समय खत्म हो गई, आपको थाने में जाकर वो अग्रिम जमानत दिखा देनी है और आपको साइन कर देना है। उसके बाद आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आपकी एफआईआर कोर्ट में चली जाएगी। नाउ मान लेते हैं आपकी अग्रिम जमानत को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। नाउ अब आपको अपने एडवोकेट से कहते हुए उस एंटीसिपेटरी बेल की अपील में जाना है। अपील मतलब उसके ऊपर कोर्ट में, चाहे सेशन में जाए, हाई कोर्ट में जाए, वहां पर जाकर दोबारा से अग्रिम जमानत के लिए आपको अप्लाई करना है। अब अग्रिम जमानत वहां से आपको मिल ही जाएगी अनटिल एंड अनलेस आपके ऊपर 376 जैसे मुकदमे ना हो, यानी कि बलात्कार या 302 मर्डर जैसे। अब जैसे ही आपको पता लगा है कि भाई आपके खिलाफ झूठा एफआईआर हो गया है, तो आपने अपनी एंटीसिपेटरी बेल ले ली। अब दोस्तों सबसे पहले अपना बचाव कैसे किया जाए ये मैं आपको बताता हूं। देखिए एफआईआर के समय बचाव की जरूरत है क्योंकि पुलिस आपको अरेस्ट करने आ गई है, पर केस की स्थिति में ऐसा नहीं है। केस जब आपके ऊपर झूठा दाखिल किया जाता है तो सबसे पहले आपके पास समन आते हैं, कोर्ट की तरफ से आपको समन देकर बुलाया जाता है कि भाई सामने वाली पार्टी ने आपके ऊपर ये केस दाखिल किया है, आप कोर्ट में आए और अपना केस फाइट करें। नाउ अब दोनों सिचुएशन आपके पास आ गई, झूठी एफआईआर हो गई है और झूठा केस हो गया है। एफआईआर में आपने अग्रिम जमानत अपनी ले ली। नाउ सबसे पहले आपको कुछ प्रोविजंस का ध्यान देना है, जैसे कि 482 सीआरपीसी। अब ये क्या होता है, इसके अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट्स को कुछ इनहेरेंट पावर दी गई है, मतलब कुछ पावर्स प्रोवाइड कराई गई हैं जिसके तहत वो किसी इंसान को अगर अरेस्ट किया जा रहा हो, किसी इंसान के ऊपर झूठा केस फाइल किया गया है, किसी इंसान के ऊपर झूठी एफआईआर फाइल की गई है, तो हाई कोर्ट अपने आदेश से उसको खत्म कर सकता है, उसको खारिज करवा सकता है। तो आपको अपने एडवोकेट से क्या कहना है कि भाई चलो हमें रिलीफ मिल गया, अब आप हाई कोर्ट जाएं, 482 से हमारे इस केस को खत्म कराएं, क्योंकि अगर हम इस केस को आगे लड़ते रहेंगे तो हमारा पैसा और समय दोनों बर्बाद हो जाएंगे। नाउ क्या आपको 482 फाइल करते ही केस खत्म कर दिया जाएगा? जी नहीं दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट दी थी, मैं वो क्लैरिफाई कर दूं। वहां पर वो सभी पॉइंट्स बताए गए थे जो यहां पर हाई कोर्ट को ध्यान में रखने होंगे जब उसके ऊपर 482 के तहत, प्रोविजन के तहत इनहेरेंट पावर का यूज करने की बात की गई है। देखिएगा डिस्प्ले पर आपको जजमेंट दिखाई देगी। अब दोस्तों डिस्प्ले पर आप लोगों को दिखाई देगा, बड़ी ध्यान से समझना है। देखिएगा जजमेंट का नाम है स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स वर्सेस भजनलाल एंड अदर। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी। देखिएगा यहां पर 7 पॉइंट क्लैरिफाई किए गए हैं, बड़ी ध्यान से समझनी है। पहला पॉइंट कहता है कि जब एफआईआर जो कराई गई है उसके अंदर जो एलिगेशन लगाए गए हैं उनको देखते ही ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो प्राइम फेसी है, प्राइम फेसी मतलब फर्स्ट टाइम देखते ही ऐसा समझ में आ रहा है कि यहां पर जो एक्यूज है उसने कोई केस किया ही नहीं, उसने यहां पर कोई अपराध किया ही नहीं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट उसको रिफ्यूज कर सकता है। दूसरा पॉइंट, जब यहां पर जो एफआईआर के अंदर एलिगेशन लगाए गए हैं वो कोई भी कोग्निजेबल ऑफेंस को साबित नहीं करता। कोग्निजेबल मतलब संगीन अपराध, सरल भाषा में समझेंगे जिनके अंदर सजा 3 साल से ज्यादा होती है वो अपराध। जहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस ऑफिसर की तरफ से की गई है, मतलब कि जो एफआईआर के अंदर अपराध लगाया गया है, आरोप लगाया गया है, वो कोई संगीन अपराध नहीं है। तीसरा पॉइंट, जहां पर जो एलिगेशन या अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है एफआईआर के अंदर, वो यहां पर अपराध होने दर्शाते ही नहीं है, वो केवल झूठा आरोप लगाया है। ऐसी कंडीशन में वहां पर उस एफआईआर को भी रद्द किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट, जब वो एफआईआर के अंदर जो संगीन अपराध कोग्निजेबल ऑफेंस कहे जा रहे हैं असलियत में वो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है, यानी कि ऑफेंस तो है, अपराध तो है, पर वो असंगीन है, उसको संगीन बनाकर दिखाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा सजा कराई जा सके। और असंगीन अपराध के अंदर बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से इन्वेस्टिगेशन नहीं होती दोस्तों। फिफ्थ पॉइंट, जब यहां पर जो अपराध लगाए गए हैं, जो ऑफेंस किया गया है, वो एफआईआर के अंदर जो जो पॉइंट्स किए गए हैं वो इस तरीके से हैं कि कोई भी प्रूडेंट पर्सन, यानी कि जो भी इंसान जो समझदार है, वो इसके कंक्लूजन में पहुंचेगा कि भाई इन ग्राउंड्स पर ये ऑफेंस हो ही नहीं सकता, ये तो झूठे आरोप हैं। सिक्स पॉइंट, अगर कानून के अंदर कोई ऐसे प्रोविजन है जहां पर किसी के खिलाफ एफआईआर कराने का या कंप्लेंट कराने का कोई अलग प्रोविजन है तो वहां पर एफआईआर उस तरीके से दर्ज नहीं होगी। लास्ट पॉइंट,
अगर यहां पर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कराई जा रही हैं, एफआईआर कराई जा रही है, वो मेलाफाइड इंटेंशन से, मेलाफाइड इंटेंशन मतलब किसी इंसान ने अपना पर्सनली बदला लेने के लिए किसी पर झूठा आरोप लगाया है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है, ऐसे कोई कंडीशन बन रही है, तो जब आप 482 सीआरपीसी के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने खड़े होंगे और इस पॉइंट को साबित कर देंगे, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट भी आपसे एविडेंस मांगेगा, तो एविडेंस के साथ अगर इन पॉइंट्स को आप साबित करेंगे तो आपकी एफआईआर को रद्द कर दिया जाएगा और उसी समय से आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आपके खिलाफ जो झूठा मुकदमा किया गया था, आपको वहां से रिलीफ मिल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो 482 की एप्लीकेशन लगाई जाती है, ध्यान देइए, तुरंत लगानी चाहिए। अगर आप इसको थोड़े समय के बाद लगाते हैं तो बहुत सी चीज आपके अगेंस्ट में चली जाएगी। नाउ चार्जशीट फाइल होने से पहले ही हमेशा 482 फाइल करें। इसके बाद मान लेते हैं भाई चार्जशीट फाइल कर दी गई, आप थोड़ा सा लेट हो गए, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको सेक्शन 227 सीआरपीसी मदद करेगा, जो आपको डिस्चार्ज कराने में मदद करेगा। डिस्चार्ज, आपके ऊपर जो जो आरोप लगाए गए हैं उससे आप खुद को डिस्चार्ज कर सकते हैं। और इससे भी अगर आप थोड़ा सा और लेट हो गए हैं तो 232 सीआरपीसी के प्रोविजन के तहत आप अपनी एक्विटल करा सकते हैं। सेम चीज है, बस थोड़ा बहुत इनमें माइनर चेंजेस है। अलग सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर 482, 227 और 232 की अलग वीडियो लाऊंगा। बस थोड़ा सा स्टेज प्रोसीडिंग के हिसाब से देखते हुए इन प्रोविजन को इंप्लीमेंट किया जाता है। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि क्या सर सिर्फ यही तरीका हमारे लिए बचा है, क्योंकि हम तो सच्चे इंसान हैं, हमने तो कोई अपराध किया नहीं। जी नहीं दोस्तों, आपके पास कानून में और भी माध्यम मौजूद है, बस प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 226 पर देखते हैं तो वहां पर आपको रिट प्रोवाइड कराई गई है। वैसे तो 5 तरह की रिट होती है, बट आज की वीडियो में 2 प्रकार की रिट काम आएगी, मैंडेमस एंड प्रोहिबिट। मैंडेमस की बात करें, देखिए अगर आप इन प्रोविजंस का यूज करते हुए आर्टिकल 226 की मैं बात कर रहा हूं, मैंडेमस की रिट कोर्ट में फाइल करते हैं, आप एक अच्छे एडवोकेट के थ्रू फाइल करें। वहां पर क्या होगा, जो भी पुलिस ऑफिसर आपके ऊपर कार्रवाई कर रहा है, भाई देखिए जिस व्यक्ति ने की है वो तो अलग चीज है, कई बार पुलिस ऑफिसर वाले पैसे खाकर उनके साथ लग जाते हैं, तो उनको भी तो सबक सिखाना होता है। तो 226 उन्हीं लोगों के लिए, एक रिट फाइल करें मैंडेमस की उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ, जहां पर कोर्ट उनको डायरेक्ट करेगा कि भाई किस बिहाफ पर आपने ये एफआईआर कर दी, क्या एलिगेशन ऐसे थे, क्या एविडेंस ऐसे थे, और उनको डायरेक्ट किया जाएगा कि किस बिहाफ से इस पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन आगे की जाए। अगर वो पैसा लेकर कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं तो वो यहीं से सीधे हो जाएंगे। इसके अलावा दूसरी आती है हमारी रिट ऑफ प्रोहिबिटो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर क्या होता है, ये भी 482 की तरह काम करती है। जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, जैसे कि अगर हाई कोर्ट में जा रहे हैं हम, सब ऑर्डिनेट कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, सिविल कोर्ट की मैं बात कर रहा हूं, उनको यहां पर डायरेक्ट कर दिया जाता है कि इस इंसान के खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है इस पर रोक लगा दी जाए। यह होती है रिट ऑफ प्रोहिबिशन। ये सभी माध्यम मैंने आपको बताया, 482, 227, 232, आर्टिकल 226 के अंदर मैंडेमस एंड प्रोहिबिशन, जिसके मदद से आप अपने खिलाफ झूठी एफआईआर और झूठे केस को खारिज करवा सकते हैं। ध्यान दें, झूठे हैं तभी वो काम आएंगे। अगर आप नया प्रोविजन सुनकर सोच रहे हैं कि चलो हम इससे बच जाते हैं, भले हमारे खिलाफ कोई झूठा केस नहीं है, तो कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि बिना एविडेंस के यहां से भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आपके पास कोई झूठा केस है जो आपको परेशान करने के लिए किया गया है, तभी आप ये चीज यूज करें दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर मैं बात करता हूं कि भाई चलो मान लेते हैं आपके खिलाफ झूठी एफआईआर, झूठा केस दर्ज हो गया। अब आप यहां पर प्रोसीडिंग्स में हैं। प्रोसीडिंग्स में है मतलब आप अपने खिलाफ जो झूठी एफआईआर दर्ज हुई है उसको खारिज करवाने के प्रोसेस पर आगे लगे हुए हैं। तो क्या इस बीच जिस इंसान ने, जिस पुलिस ऑफिसर ने मिलकर आपको टारगेट किया है उसको छोड़ दिया जाए? जी नहीं दोस्तों, प्रॉपर प्रोविजन मैं आपको बताने वाला हूं। वैसे तो इंडियन पीनल कोड में, मैंने फिर से बता दूं, 511 सेक्शंस हैं, पर कौन सा सेक्शन कितना इंप्लीमेंट करना है हर किसी को नहीं पता। जैसे कि सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर 182 जो फॉल्स इंफॉर्मेशन की बात करता है। ये कब होता है? जब एक फॉल्स इंफॉर्मेशन किसी पब्लिक सर्वेंट को प्रोवाइड कराई जाती है ताकि उससे बेनिफिट उठाया जा सके। उदाहरण के तौर पर अगर आपके ऊपर झूठी एफआईआर हुई है तो उस व्यक्ति ने फॉल्स इंफॉर्मेशन ही तो पुलिस ऑफिसर को दी है, जब भी आपके खिलाफ एक झूठी एफआईआर हुई है, तो ये चार्ज आप सामने वाले के ऊपर लगा सकते हैं। इसके बाद बात आती है सेक्शन 211 इंडियन पीनल कोड। ये कब है? जब झूठे चार्जेस आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। किस लिए लगाए जा रहे हैं? ताकि आपको परेशान किया जा सके। ऐसी कंडीशन में सेक्शन 211 आता है। जबकि यही चीज अगर सिविल केस में हो, सिविल चार्जेस आपके ऊपर लगाए गए हैं झूठे, तो सेक्शन 209 इंप्लीमेंट किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये तो बात आ गई उनको मेंटली परेशान करने की। क्यों भाई? अगर आपको मेंटली हरास किया जा रहा है तो आप भी तो मेंटली हरास करेंगे। नाउ बात आती है कि उनसे किस तरीके से कंपनसेशन लिया जाए। कंपनसेशन मतलब एक अमाउंट उनसे रिकवर किया जाए जिसने आपके ऊपर झूठा केस किया। उसके लिए आप सेक्शन 499, 500 का सहारा ले सकते हैं, जो डिफॉर्मेशन की बात करता है, यानी कि मानहानि की। इसके तहत एक केस फाइल कर दे कि इस इंसान ने झूठा केस आपके ऊपर दाखिल किया है, आपकी रेपुटेशन इतनी है, उस हिसाब से कंपनसेशन अमाउंट उनके ऊपर लगा दे, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, और वो अमाउंट उनसे रिकवर कर ले। अब देखिए
सामने वाले ने जो झूठा केस किया उसके ऊपर चार्जेस तो अलग लगे हैं, पनिशमेंट तो अलग होगी, 3 साल 7 साल डिपेंड करता है। नाउ आपको कंपनसेशन के तौर पर पैसा भी मिलेगा, ये भी अलग है। पर अब बात करते हैं उस पुलिस ऑफिसर की जिसने उसके साथ मिलकर आपको फंसाया था। उसके लिए हम सेक्शन नंबर 167 और सेक्शन 218 का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। अब सबसे पहले बात करते हैं 167। ये कहता है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट किसी इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट को फ्रेम करता है, फ्रेम मतलब उसको बनाता है ताकि किसी दूसरे इंसान को इंजरी की जा सके, जैसे कि एफआईआर आपके खिलाफ कर दी। अब पुलिस ऑफिसर अगर मिला हुआ है तो उसने तो इनकरेक्ट एफआईआर की है ना, तो इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट हो गया। क्यों किया है? ताकि आपको परेशान किया जा सके, आपको इंजरी की जा सके। इसीलिए सेक्शन 167 ऐसी कंडीशन में उस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर लगाया जाएगा। इसके अलावा आता है सेक्शन नंबर 218। ये किस लिए? ताकि किसी दूसरे इंसान को बचाने के लिए इनकरेक्ट रिकॉर्ड या इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है, तो ऐसी कंडीशन में ये दोनों सेक्शन उस पुलिस ऑफिसर के ऊपर लगाए जाएंगे। अब दोस्तों यहां से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो पुलिस ऑफिसर आपसे पुलिस स्टेशन के अंदर बदतमीजी से बोल रहा था, आपके ऊपर अपनी पावर दिखा रहा था, जैसे ही उसके अगेंस्ट में एविडेंस आ गए सबसे पहले उसको सस्पेंड किया जाएगा, उसके खिलाफ वहां पर फिर कार्रवाई शुरू होगी और पनिशमेंट जो मिलेगी 1 साल की 3 साल की वो तो अलग है, उसके बारे में तो हम यहां पर बात ही नहीं कर रहे। तो ये वो लीगल प्रोविजन आपके पास मौजूद है जहां पर झूठी एफआईआर को रद्द कराएं, समय रहते एंटीसिपेटरी बेल ले लें, दूसरी पार्टी के खिलाफ कैसे कार्रवाई कराएं, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ कैसे कार्रवाई कराएं। ये चीज मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर बिल्कुल एंडिंग तक आपको बता दी, जहां पर सामने वाली पार्टी को पनिशमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, बल्कि आपको कंपनसेशन के तौर पर एक अमाउंट भी मिलेगा, ताकि वो फ्यूचर में ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचें। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन यानी कि लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।